अच्छा, तो हम अक्सर सुनते हैं कि जो पुराने ज़माने के ग्रीक लोग थे या जो पुराने ज़माने के जो अरबी लोग थे, उन्होंने दुनिया को किस तरह देखा, उन्होंने किस तरह उसकी ज्योग्राफी को देखा, कैसे कैलकुलेशंस की, क्या था उनके नज़रिए में दुनिया का नक्शा। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि जो हमारे आबा व अजदाद थे, एंशिएंट इंडियंस जो थे बेसिकली, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, उनके ख़्याल में दुनिया कैसी लगती थी और दुनिया की ज्योग्राफिया क्या थी। और जब मैं कह रही हूँ एंशिएंट, तो हम इतना पुराना जा रहे हैं कि हम असल ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन से भी बाहर निकल के मिथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। मिथोलॉजी वो होती है जैसे जहाँ पे कुछ चीज़ें सच होती हैं और कुछ नहीं होती। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम आगे जाके असल जो ज्योग्राफिकल कैलकुलेशंस भी की गई हैं और जो काम उस चीज़ में किया गया उसकी बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अच्छा, तो जो सारी मालूमात हमें मिलती है कि बरे सगीर में पुराने ज़माने के लोग जो रहते थे वो क्या सोचते थे, ये हमें मिलती है एक पूरी सीरीज़ है किताबों की जिसका नाम है पुरानाज़। अब पुराना हम सबको पता है, इसका मतलब ही है कि पुरानी चीज़, कदीम चीज़, ठीक है। और ये जो किताबें हैं ये असल में हिंदुइज़्म के लिए बहुत अहम और बहुत मायने रखने वाली किताबें हैं। लेकिन अब इन पुरानाज़ को जिस शक्ल में आजकल हम जानते हैं वो इकट्ठी किया गया था तकरीबन 5 से लेके 9 सेंचुरी के बीच में। लेकिन कहा जाता है कि इनमें से कुछ चीज़ें पहले लिखी गई थी, कुछ बहुत बाद में लिखी गई थी और फिर इकट्ठे उस ज़माने में किए गए। जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जो कि है जोग्राफिया, वो वाला हिस्सा कहा जाता है कि लिखा गया था पहली सदी के अंदर। और उनके बकौल दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा लगता था। कहते थे कि दुनिया जो है वो एक चपटा दायरा है जो कि खड़े हुए वर्टिकल अंडे की शक्ल के दायरे में पाया जाता है। इसके ऊपर 5 जन्नतें पाई जाती हैं और इसके नीचे 7 अंडरवर्ल्ड्स या जहन्नुमें। और इस दुनिया का जो एन बीच बनता है वो है एक पहाड़ जिसका नाम था मीरू, और ये चपटी डिस्क के एन बीच में पाई जाती है। अगर हम दुनिया की इस डिस्क को ऊपर से देखें तो हमें 7 मर्तकिज़ दायरे नजर आते हैं जो कि हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स, और इन 7 दायरों के बीच में हमें 7 ही मर्तकिज़ ओशंस नजर आते हैं, समंदर नजर आते हैं। जो इन सब दायरों के बीच वाला दायरा है जिसके अंदर वो पहाड़ मीरू मिलता है, उस खित्ते का नाम है जम्बुद्वीपा। इस खित्ते के इर्द गिर्द हमें मिलता है नमकीन पानी वाला समुंदर, जिस तरह के हमें आजकल के हमारे ओशन और समुंदर मिलते हैं। और कहते हैं कि जो हर दायरा है जम्बुद्वीपा के बाद जो अगला मर्तकिज़ दायरा जमीन का आता है वो बीच वाले दायरे से डबल है साइज में। और इसी तरह जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वो खित्ते बड़े बड़े होते चले जाते हैं और इसी तरह समुंदर भी बड़े हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके नज़रिए में समंदर सिर्फ जो आज जिस तरह हम देखते हैं ये सॉल्ट वाटर के नहीं बने होते थे। समुंदर के अंदर और भी चीज़ें पाई जाती थी। हर समुंदर में मुख्तलिफ चीज़ें थीं। किसी के अंदर गन्ने का जूस था, किसी के अंदर शराब थी, किसी के अंदर घी था, पूरा का पूरा समुंदर था घी का, और किसी के अंदर हमें मिलता था दूध और चीज़ बेसिकली। और जो आखिरी समुंदर पाया जाता था वो था ताज़े पानी का, सॉल्ट वाटर का नहीं, वो ऐसा पानी था जो सिर्फ दरियाओं में आता है जो लोग पी सकते हैं। और उस समुंदर को जहाँ ख़त्म होते देखते थे वो लोग, उसके आगे एक बहुत बड़ा खित्ता था जो कि सहरा की तरह की ज़मीन थी, गोल्डन से रंग की। वो जा पहुँचती थी दुनिया के किनारों तक जहाँ पे पहाड़ थे बहुत ज़्यादा। और ये कॉस्मोस का भी एंड था एक किस्म का। हर सर्कुलर खित्ता जो था उसके अंदर ऐसा एक बड़ा सा दरख्त पाया जाता था जिसके पीछे उसका नाम रखा गया था। जो सेंट्रल खित्ता था जिसकी हमने सबसे पहले बात की, जम्बुद्वीपा, वहाँ पे एक जम्बग नामी दरख्त पाया जाता था जो कि गुलाबी सेबों का दरख्त था। और ये सेब पाए जाते थे, वो जो इनका बीच वाला पहाड़ था ना मीरू, उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ थे उनकी किसी न किसी एक साइड पे ये सेब उगते थे। अब इनके बकौल जम्बुद्वीपा जो जगह है उसको भी आगे 9 हिस्सों में बांटा जाता है और इन सब के बीच में बॉर्डर बनते हैं पहाड़। तो कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ 3 पहाड़ों की रेंजेस आती हैं और फिर साउथ की तरफ 3 पहाड़ों की रेंजेस आती हैं। और जो बीच वाला खित्ता होता है जहाँ पे पहाड़ मीरू है उसके इर्द गिर्द भी एक पूरी पहाड़ों की रेंज जाती है जो कि उसको सेपरेट रखती है ईस्ट और वेस्ट से। अब जिस खित्ते में हम रहते हैं आजकल, बरे सगीर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो खित्ता आता था उनकी जो साउथ की तरफ आखिरी माउंटेन रेंज थी उसके बाद। और हिस्टोरियंस का ये कहना है कि शायद वो उस रेंज को हिमालयाज मान रहे हैं और जो उसके बाद जो खित्ता आता है उसको वो अपनी किताबों में भारता वर्षा या भारता बुलाते हैं। और हाँ, उनकी ये जो डिस्क्रिप्शन है ज्योग्राफी की आखिर वाली, वो थोड़ी सी मिलती है आजकल के ज़माने में जो एक्चुअल ज्योग्राफी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के
नॉर्थ की तरफ हमें हिमालयाज मिलती हैं और उनके साउथ की तरफ हमें मिलते हैं समुंदर। अब भारत वर्ष की वो आगे बात करते हैं कि वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, 9 मुख्तलिफ हिस्सों में, जो कि ईस्ट से वेस्ट जाते हैं और वो लाइनों में जाते हैं। और इसके बाद वो एक बहुत लंबी लिस्ट देते हैं हमें यहाँ पे पाए जाने वाले पहाड़ों की, यहाँ पाए जाने वाले दरियाओं की। पुरानास के अंदर सबसे ज़्यादा जिस खित्ते के बारे में डिटेल दी गई है वो यही हिस्सा है। और इस डिटेल के साथ साथ वो हमें नंबर्स भी देते हैं, वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक बड़ा था ये एरिया। और जो यूनिट वो इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए उसका नाम था योजाना। और हिस्टोरियंस के हिसाब से एक योजाना तकरीबन 8 से 15 किलोमीटर के दरमियान में कहीं पाया जाएगा। और पुरानास के बकौल ये जो भारतवर्षा का जो हिस्सा था पूरा, वो तकरीबन 9000 योजानास से बना हुआ था। पूरा जम्बूद्वीपा जो था वो 1,00,000 योजानास से बना हुआ था। और अगर आप पूरे दुनिया की बात करें तो वो 50 करोड़ योजानास से बनी हुई थी। ये जो पुरानास हैं इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिखा गया है। आगे आगे चल के ये भी पता चलता है कि हर खित्ते में रहने वाले लोग कैसे थे, वो कौन थे। हर खित्ते के लोगों की जो ज़िंदगी थी वो मुख्तलिफ लंबाई की होती थी और हर चीज़ बहुत फ़र्क थी, ज़िंदगी ही बहुत फ़र्क थी। लेकिन ये सारा कुछ इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं वहाँ की जोग्राफिया की। अब जहाँ हमें एकदम सुनने में लगता है कि ये सारी जो हमें जोग्राफिया बता रहे हैं ये इमेजिनरी है, ये मतलब किस्सों कहानियों के हद तक ही है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो कि असलियत के बहुत करीब हैं। जिस तरह हमें ऐसे लोगों की और ऐसी कौमों की बातें नज़र आती हैं जिनको हम आज भी जानते हैं। इसी कुछ मिसालें ऐसी हैं जो कि पुरानास में पाई जाती हैं। वो बात करते हैं साकास की जो कि थे स्किथियंस, दरादास की जो कि थे दर्द्स, हुनास की जो कि थे हुन्स, सीनास जो कि थे मंगोल और पारासिकाज जो कि थे पर्शियंस। अब वो ये भी बताते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे। कुछ हिस्सों में वो कहते हैं कि ये लोग भारत के ऊपर रहते थे, कुछ में कहते हैं कि वो नीचे की तरफ रहते थे। इन चीज़ों में थोड़ा तजाद है। और साथ ही साथ बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी बात नोट करते हैं कि ये लोग जब पहाड़ों की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ये बहुत लंबी लिस्ट देते हैं पहाड़ों की जो कि मिलते थे भारत में, तो उनमें से कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आज के ज़माने में भी मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल उनके साथ वाले पहाड़ जिसके बारे में वो बता रहे होते थे वो है ही नहीं, मतलब वो शायद रियल नहीं थे। पर एक और बात नोट करने की ज़रूरी है कि जो पुरानास थे ये कभी भी इस नीयत से नहीं लिखे गए थे कि दुनिया की एक एन नक्शा खींचे और हमें बताएं उसकी जोग्राफिया। ये ज़्यादा एक रिलीजियस टेक्स्ट थे, इनको उसके दीन हिंदुज़म मज़हब के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उस हिसाब से दुनिया का व्यू इसमें लिखा गया था। अब कहते हैं कि बाकी मुख्तलिफ कौमें जो इस खित्ते में रहती थीं, जैसे जायंस, बुद्धिस्ट और बाद में मुसलमान, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें लिखी कि दुनिया कैसी लगती है, उसकी क्या कैलकुलेशंस भी की हुई हैं उन्होंने। लेकिन अक्सर औक़ात हिस्टोरियंस ये नोट करते हैं कि जब लोग पुराने इंडियंस की बात करते हैं कि वो दुनिया कैसे देखते थे, तो वो लोग अक्सर औक़ात संस्कृत में लिखे गई चीज़ों की बात करते हैं। और इस वीडियो के लिए मैं भी इसी पैटर्न को फॉलो करूँगी। हालांकि वो जो मुसलमान, जैन और बुद्धिस्ट भी लिख रहे थे वो भी इसी खित्ते के लोग थे, लेकिन उसके ऊपर शायद हम एक और वीडियो बनाया है कि कभी। अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखें तो पहले मिलेनियम के अंदर ही जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इस तरह की कैलकुलेशंस कर डाली थी। उनके जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने, जो कि दुनिया का एग्जैक्ट साइज़ मालूम कर सके थे, वो लोग, यही ब्राह्मण लोग आगे जाके दुनिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स भी फिगर आउट कर लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए वो मीरू के पहाड़ को रखते हैं नॉर्थ पोल और मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के ज़रिए वो ये जान लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो शहर हैं और कस्बे हैं उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से एग्जैक्ट जगह मैप के ऊपर ढूंढ पाते हैं वो लोग। चलें, ये था एक छोटा सा स्नैपशॉट के पुराने इंडियन लोग, कदीम ज़माने के इंडियंस पूरी दुनिया को किस तरह देखते थे, उनके नज़रिए में दुनिया कैसी थी। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपके तासुरात हैं। और आपसे मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।